ये पढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर 389 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करें। जानना स्टूडेंट सवाल आ रही शुरू करें तो क्या समझ आता है।
जी क्वेश्चन पढ़ ली, क्या करना? एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है और रिवाइज सिचुएशन? ऑर्डर साइज कितना हो जाएगा? EOQ का से डबल हो जाएगा। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में वर्किंग करवाएं। हाँ ठीक है, मतलब करते हैं शुरू। परचेज कॉस्ट यही करेंगे नहीं? एनुअल डिमांड चाहिए, कैसे? चंद एक वर्किंग्स पहले करना, फिर जो मसला है उस पर आते हैं। एनुअल डिमांड तो निकालनी चाहिए, क्या बनाना क्या है? कितने पीसों की डिमांड है सर? 4850, लेकिन वीकली डिमांड है, मल्टीप्लाइड बाय 52। यहाँ तक 1 मिनट सॉल्व करो। 252200, ये लेकिन पिज़्ज़े हैं, तो पिज़्ज़े खरीदने, मल्टीप्लाइड बाय 0.25। हाँ 1 मिनट जरा यहाँ तक आंसर बता। 63050 क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ चीज आ गई। आगे कोई लॉस तो नहीं होता एग्जिस्टिंग सिचुएशन में? डिवाइड बाय 97 into 100। ये वाली वर्किंग तो होनी चाहिए यार। हो गई है? चलें फिर आगे चलें और सोचें क्या करें। $65,000 multiplied by 1200, 78 मिलियन तो ये हो गया। चला आगे। देन क्या कैलकुलेट करना होता है? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल डिमांड कितनी है? 65,000। ऑर्डर साइज बताएं, ये क्यों बताएं? ये की बताएं, ऑर्डर साइज बताएं। उसको 1 सेकंड छोड़ो, ऑर्डर साइज नहीं है, वो निकालते हैं अभी। लेकिन आगे क्या चाहिए? कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं। हाँ जी, ये होनी चाहिए बच्चे, ढूंढने तरह चीजें। बाकी ठीक है, वो ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है अभी, वो करते हैं फिर जो करना। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इकट्ठी करें। हाँ जी, ये पैसे पर ऑर्डर बताया भी हुआ है। जरा फर्स्ट पेज ऑफ मटेरियल ढूंढना, जरा पहला जो सफा है, इसमें क्वालिटी इंस्पेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन इस तरह की चीजें लिखी हुई सारी। लेकिन वेरिएबल नहीं होती है, तो कॉस्ट पर ऑर्डर बताया मैं। हाँ जी, एडमन कॉस्ट लेकिन 150,000 into 80,000 into 80%। ये भाई लिखते जाए, वर्किंग्स लिखते हैं जो मिल रही है। $120। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
गिवन है 22,500 इंस्पेक्शन क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट $162 जी ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लेकिन अभी क्योंकि ऑर्डर साइज नहीं पता, उसने ये तो कहा यू क्यू के एंगल से, लेकिन अभी ऑर्डर साइज की वर्किंग शायद रहती है। अगला चला, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आता है? ऑर्डर साइज अभी नहीं पता, डिवाइड बाय 2 पता है, आगे मल्टीप्लाइड बाय क्या करना होता है? होल स्टॉक होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम, ये वर्किंग करना। जी वही जो मसले में पहले आइडेंटिफाई करना है। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कुछ तो फिगर्स अवेलेबल है। 250 जरा ढूंढे, ये क्या है? तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होगा? होल्डिंग रखने का खर्चा है ना, चीज शायद रखनी है। तो जरा ये नए वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, इनको जरा देख लें। ये पहले ही मेरा ख्याल है 250 गिवन है पर केजी, और केजी सी आपकी यूनिट्स है। देन एक फाइनेंसिंग कॉस्ट भी है, वो कैसे आती है? हाँ जी, कॉस्ट पर केजी मल्टीप्लाइड बाय, लेकिन ये 1% शायद 1.5% पर मंथ बताया हुआ। अब 250 का नहीं बताया हुआ, तो 250 फिर शायद वही होगा जो हमें चाहिए। पर केजी है, पर एनम भी होगा, लेकिन ये क्योंकि पर मंथ गिवन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 216। अब वेयर हाउस कॉस्ट भी होल्डिंग कॉस्ट है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? पर एनम भी, पर एनम तो है, पर केजी चाहिए। यहाँ जरा कंसंट्रेट करना है आपको। लेकिन इसमें सबसे पहले एक मसला दूसरा भी है, वो भी जरा देखें। 50% वाला तो कितना लेंगे? 4450 4420 मल्टीप्लाइड बाय 50%। ये तो ठीक है, फिगर आ गई। अब इसे हमने पर एनम है वैसे ही पर केजी बनाना है, लेकिन अब पर केजी बनाते हुए जरा 1 मिनट रुकना आपने। ये किसको रखने का खर्चा है? हाँ जी, एवरेज इन्वेंट्री को रखने का खर्चा। ये पूरी डिमांड जरा 65,000 होना है, ये पूरी डिमांड रहनी पूरे साल? नहीं, पूरी डिमांड तो नहीं रखने खरीदने। स्टोरों में क्या रखना होता है? नहीं, एवरेज पे जाने से पहले जरा ऑर्डर साइज आता है, सेफ्टी स्टॉक नहीं है, मतलब सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन करा था। तो यहाँ इसने डिवाइड बाय होना है ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, एवरेज से होना है इसमें। पहले तो ये जरा सोचो, किन यूनिट्स पे वेयर हाउस कॉस्ट आएगी जो आपने रखे होंगे? तो आपने रखे कितने होते हैं? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2। तो यहाँ फिर ऑर्डर साइज चाहिए जो अवेलेबल नहीं, एक्स करते रहे जरा। 1 मिनट लेकिन सोचना है। सही है ना? एक्स क्या चीज है? अभी बार बार एक्स आया, और ऑर्डर साइज इस वक्त क्या है? ईओ क्यू है। तो अब ईओ क्यू निकाल लेते हैं। नहीं, 1 मिनट जरा शुरू करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं यहाँ तक? ये मैंने फाइनली, मतलब अभी ये फिगर नहीं आ सकेगी यहाँ। वी नीड ऑर्डर साइज है, तभी टोटल हो सकेगा।
जी यूक्यू का फॉर्मूला सर, तो मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर पता चल गई भैया, 162,500 मल्टीप्लाइड बाय 65,000 भी पता चल गया हुआ, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम भी पता चल गई। वहां फिर मसला क्या है, 215 सॉरी 250 तो है, 216 भी प्लस 4420 इंटू 50%, ये 50% कहाँ से आ रहा है? तो सुनो इसमें एक चीज मिसिंग है जी, जिसकी वजह से अब ये भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका फिर एक जरा पीछे जाए पेजिस पे, जरा एक फार्मूला ड्राइव हुआ है कहीं यूक्यू का, जरा एक फार्मूला ड्राइव करने की कोशिश की थी एक जगह में, जरा जाए जरा, मैथ सप्लाई होना सर, ये भी मैथमेटिक्स की गेम आ रही, कैलकुलेटर से हो जाएगा लेकिन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लेकिन वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कैलकुलेटर पे होता है ना, इसमें पेज नंबर 279 इस पे ईयूक्यू का फार्मूला जो एक ड्राइव हुआ था, उसमें कुछ एक इक्वेशन बना के उसे सॉल्व किया था, एक नजर जरा अपने हाथ से लिखा हुआ है, जरा रिवाइज करो। ईयूक्यू लेवल पे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होती है, हमारे पास इस वक्त ईयूक्यू मिसिंग है, बाकी शायद अवेलेबल हो गया हो, तो जरा वर्किंग्स में एक इक्वेशन बनवानी है आपने, ये जरा सामने रखने पेज ये वाला, क्वेश्चन के साथ जरा डेटा के साथ रिलेट करें, बल्कि शायद मेरे ख्याल वर्ड्स वर्ड याद आ गए क्या किसके बराबर होता है ईयूक्यू लेवल पे, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, अरे जरूरत पड़े तो फिर दोबारा जाएगा, पेज नंबर क्या है जी सर, एक क्वेश्चन बनाने लगे हम, एनुअल लिख के जरा करें, एनुअल हमें साहब जाने दें गुस्सा यार, पर केजी चाहिए यार, पर केजी चाहिए वेयर हाउस कॉस्ट, सारी ये जो कॉस्ट होती है सारी पर यूनिट चाहिए होती है आपको, पर यूनिट पर है ना, तो जो यूनिट्स रखे होंगे उन्हीं की बेस पे कॉस्ट आएगी ना। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट के दो तीन नाम जरा और बता दें, कैरिंग कॉस्ट भी है, नहीं बाकी तो फिर उसकी एग्जांपल है ना, स्टोरेज कॉस्ट है, और क्या है, फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़हन में रखनी है, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये तो इंटरचेंजेबली वर्ड है, बाकी इसके अंदर क्या क्या है, स्टोरेज कॉस्ट है, फाइनेंसिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी वेयर हाउसिंग कॉस्ट, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। चलिए सर क्वेश्चन बनवाया जरा, एनुअल सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, वापस आने क्वेश्चन में जरा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकलती कैसे, बस आपने ये ज़हन में रखना है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आती कैसे, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज को हम नेक्स्ट रख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल होगी भी, पहले बनवा दें एक मिनट, अपना जरा मैथ अप्लाई करवाएं। अब एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 250 216, अब आगे इसमें प्लस होना है 444420 मल्टीप्लाई 50%, मेरे ख्याल पहले ब्रैकेट क्लोज होगी, ये हमने मैथमेटिकल इक्वेशन सही बनवानी है, मुझे बुला हुआ मैं सर, फिर इसमें डिवाइड होना है
x डिवाइड बाय 2 से, ये भी ब्रैकेट में होगा शायद, बेस में भी पहले x देख लो, फिर आप क्या करो, ब्रैकेट क्लोज हो सकती है, लेकिन ये पहले मेरे ख्याल ये वाला सॉल्व होना चाहिए, ये वाला पूरा सॉल्व होके फिर प्लस होना चाहिए। नहीं ये देख लें, ब्रैकेट सिर्फ बनवाएं जरा मुझे, और फिर मैं एक दोबारा क्यों ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, ये वाली नहीं, मतलब कैलकुलेटर आपका यूज हो जाना, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल हमें पहले इक्वेशन सही बना लेनी चाहिए। इसने प्लस होना है, लेकिन किसने प्लस होना है, 4420 इंटू 50%, और फिर उससे डिवाइड बाय x बाय 2 होना है, और देन फिर उसके बाद पहले ये सॉल्व होगा, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। नहीं ये ठीक है सर, बस एक बड़ी ब्रैकेट लगा दो, नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, बनाइए अपनी क्वेश्चन, x निकालो। कोई है वो ज्यादा अल्फा अल्फा होता था, सभी वर्किंग ग्राफ करा थे कैलकुलेटर पे, देना क्यों नहीं हुआ, आंसर सामने रखा हुआ था, उसने उससे कैसा होना, मैं पहले बताना था कि आंसर देखें, कमाल हो गई है जी सर। नहीं आ रहा, आ रहा। नहीं ये इक्वेशन सही बनी हुई नहीं, इसका वैसे एक और तरीका भी, इसको वैसे मैथमेटिकली सॉल्व करने का क्वेश्चन, इसको मैक्सिमम सिंपलीफाई करें x को, जिन लोगों का आंसर 3493 नहीं ना आ रहा, आप लोग वैसे मैं बताता हूँ जिन्होंने किया इन्होंने कैसे किए, लेकिन आप मैक्सिमम सिंपलीफाई करें, फिर इसका एक और तरीका भी, कैलकुलेटर वैसे ही लिखो, 0 दबाएं 3493 लिखो, अब सबका आ गया, दोबारा दोबारा ये गलती से आया, जानने स्टूडेंट्स करंटली अपना आंसर कर भेजें। नहीं ये मेरी, मैं सबसे पहले इस चीज में कॉन्शियस हूँ कि ये मेरी ब्रैकेट्स ये सही लगी हुई, खास तौर पर जिनका 3498 आया, आपने ये किए को ब्रैकेट सॉल्व गई, कौन सी गलत है, और मेरा ख्याल होनी चाहिए वैसे, पहले इसको सॉल्व होना चाहिए यहाँ तक, और फिर ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है ये मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये वाली नहीं सही है ना, और नीचे ये जो डिवाइड बाय x बाय 2 हुआ है, ये भी मेरे ब्रैकेट में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय x डिवाइड बाय 2, या नहीं है उसकी, कोई नहीं, कोई परेशान ना हो, आपका भी आ जाएगा अभी, अगर किसी का आ गया तो आपका भी आ जाएगा, ये एक ब्रैकेट इसके बाद भी शायद होनी चाहिए, प्लस के बाद, प्लस के बाद एक पूरी ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, फिर एक अंदर सॉल्व हो रहा है, तो मैथमेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ, x 10562500000x कोई कर रहा है इसमें,
ये करवाया हमने। नहीं क्यों करे, कोई एक आध ये भी कर दो, मेरा तो मैं अपना मैथ सही कर लूंगा। नहीं 10 0 छोड़, अगली जो ब्रैकेट है ये फिर कैसे सॉल्व होनी है इनटू से, नहीं तो साथ साथ एक एक स्टेप में, डबल टू 1 0 ट्रिपल 0 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में रखना है इसे, डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 2, ठीक है। नहीं मेरा भी देखिए आगे क्या किया, नहीं जो सीरियसली कर रहे हैं वो करवाएं, बाकी जिनका आ गया 3498 बस ठीक है, 3493 समथिंग। हाँ जी, अब ये फर्दर कैसे होगा, खोलें ब्रैकेट, खुलवाएं ब्रैकेट कैसे, अच्छा ठीक, 233x, एक मिनट सर, 233x प्लस, तो बताएं ना, बताएं, मैं वही जा रहा हूँ, बताएं, हट जाना इसमें क्या, 2210 2210 000 आगे शॉर्टकट बढ़ा रहे हैं ना आप, सर है ना अगर डबल 210, हाँ ये पहले मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और 2 बाय x हो जाएगा, ये ठीक है। नहीं पहले अब 562 500 x है, हाँ डिवाइड बाय x, डिवाइड बाय x, अब ये जो डिवाइड बाय x है इधर इधर जा सकता है, 10562 500 तो उधर जाके x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इनटू 466 प्लस ये हो जाना है, वो दोबारा वही हो जाएगा 4420 डिवाइड बाय x, अब सॉल्व कर लेता हूँ, 233 x स्क्वायर प्लस 4420, अब मेरा ख्याल है कि एक x को नहीं इनटू, एक मिनट, डिवाइड बाय x इनटू करके सॉल्व कर लेता हूँ, इनटू x स्क्वायर बाय 2, तो 233x स्क्वायर प्लस, अब ये वाला कट जाएगा मेरे ख्याल, तो 44, हाँ जी वो आ जाएगा दोबारा, मल्टीप्लाइड बाय x, हाँ जी डिवाइड बाय 233 2210 x, ये रह जाएगा इज इक्वल टू, एक सर शायद कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है, वो भी लग जाएगी यहाँ, अच्छा ये जिनका हो भी गया वो भी मैं बताता हूँ, बाकी लोगों को बता देता हूँ, ये इक्वेशन मैंने एक सॉल्व किया जरा किससे पूछ के, ये आप भी जरा सॉल्व करेंगे, कोई नहीं, ये ना हो कैलकुलेटर भी हैंग कर जाए और ये पता ही ना हो, ये बल्कि इंडिविजुअली जरा सॉल्व करें x, सोच के मैं एक इक्वेशन तक पहुंचा इनका 10, ऐसे लेकिन देख के ना करनी बनाए, जरा सोच के तो बनाए, मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है नहीं यहाँ से तो अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहां से भी हो जाएगा सॉल्व, वो कहीं हमारी एक आध ब्रैकेट में मसला था, वो मैंने इसलिए पूछा बार बार, मेरा ख्याल है पहली ब्रैकेट एक और लगनी चाहिए थी बात, अब फर्स्ट लाइन में जिन्होंने सॉल्व किया वो जरा कर लिया, अपनी थोड़ी सी हेल्प करनी बाकियों की तरफ कि मतलब इक्वेशन कैसे पुट हुई है कैलकुलेटर,
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी बातें तो अब एक अलग इशू है। हुआ क्या असल में जिसकी वजह से ये करना पड़ रहा है? ऑर्डर साइज नहीं था, किस लेवल पे? तो ईओक्यू लेवल पे क्या चीज फिर किसके बराबर होती है? हाँ, तो उसको बस ध्यान में रखें, बाकी तो चीजें उसके बाद कैलकुलेटर का। देख, अभी भी नहीं हो रहा। नहीं, वो पहला वाला वो कर लेते हैं। नहीं, फर्स्ट लाइन में जिन्होंने सॉल्व किया, फर्स्ट लाइन जरा काइंडली जरा थोड़ा सा हेल्प करेंगे जरा, जिन्होंने किया हुआ है। ये सबसे पहले ये यहाँ तक एक सेकंड इक्वेशन लिखना, अगर बात हुई है तो बाकी मैं सॉल्व कराता हूँ। यहाँ से ऑनवर्ड सॉल्व हो जाता है, यहाँ से ऑनवर्ड्स भी कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऊपर से कर लेते हैं। हाँ, एक मिनट। चलिए फिर जहां भी एक मिनट इक्वेशन लिख ली, इकट्ठे हो जाए जरा, फिर वर्किंग कर ले। मैं लेकिन फर्स्ट लाइन से वर्किंग करवा रहा हूँ। जहां मैं कोई गलत बताऊंगा, जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है जरा कैंडमली सी कर दीजिएगा। 65,000। अब इसे डिवाइडेड बाय एक्स करना है आपने, तो डिवाइड बाय, लेकिन ये जो एक्स है ये मेरे ख्याल अल्फा के बटन से आना ऊपर, और उसके बाद फिर आपके पास तकरीबन ये वाली कॉल, दो ब्रैकेट्स दो बनी हुई है, उसमें जो राइट ब्रैकेट है उसके ऊपर एक्स एक्स है, तो वो दबाना। तो जिन लोगों का आइडिया नहीं, प्लीज आप साथ रहिए। दोबारा शुरू करना। 65,000 आगे बोला, डिवाइड बाय अल्फा एक्स, मिल गया एक्स। अब मल्टीप्लाइड बाय होना चाहिए 162,500। अब दोबारा अल्फा, और ये जहां शिफ्ट का बटन ऊपर आपके पास है उसके नीचे एक सॉल्व का बटन है, उसके ऊपर इज इक्वल टू लगा हुआ, ये वो वाला इज इक्वल टू ढूंढना। ठीक है, आगे आगे फिर दोबारा अपने अल्फा एक्स ढूंढना वही, फिर डिवाइड बाय 2 होना है जी, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन होनी है, मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना है, फिर साथ साथ रहेगा जरा मेरे 1, फिर सॉरी ब्रैकेट ओपन होनी है। ठीक है, ब्रैकेट तो हमारे पास कैलकुलेटर में एक ही है, वही बार बार खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे। 250 लिखें, प्लस 216 करें, फिर प्लस का साइन है, लेकिन दोबारा ब्रैकेट खुलेगी, 44, एक और ब्रैकेट आएगी, हाँ डबल ब्रैकेट है, सॉरी सॉरी, दो ब्रैकेट्स खुलेंगे, दो ब्रैकेट्स बनी हुई है ऊपर, 216 प्लस के बाद दो ब्रैकेट्स है, आगे 4420 000 जी, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर दो, 50%, डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट एक क्लोज करो, कर दें, डिवाइड बाय अल्फा, अब यहाँ ब्रैकेट तो खोलने की जरूरत नहीं, ये बेस में
बेस में वैसे मेरे ख्याल x डिवाइड बाय 2 एक ही बात हो जाएगी, डिवाइडेड बाय अल्फा x डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब दो ब्रैकेट्स बंद होनी है, अभी एक सेकंड, अब जरा यहाँ तक आ गए, दो ब्रैकेट्स बंद करके। अब दोबारा शिफ्ट पे जाना है मेरे ख्याल, शिफ्ट पे जाना है और उसी के नीचे एक बटन है सॉल्व, और हो सकता है आपके पास कोई पिछला आंसर बीच में सेव हो, उसके बाद अब इज इक्वल टू नीचे वाला दबाना। जाता है किसी का आंसर क्या है? फिर नहीं है, आप लोग इक्वेशन पूरी सॉल्व करके आप आंसर निकालो, जिनका अभी भी नहीं आया नीचे आएगा। कितने लोगों का ये आंसर आ गया इसका? ये काइंडली 3498 3493 समथिंग, एक मिनट है, एक मिनट, 3493 क्वेश्चन से कितने लोगों का आ गया? जिन लोगों का आ गया ठीक है, जिन लोगों का नहीं आ रहा है क्वेश्चन पे आए, इधर आए, यहाँ से सॉल्व करें। उसको बेटा उठा के कहीं फेंक दें, क्योंकि वो कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं, तो काइंडली दोबारा दूसरे कैलकुलेटर पर जाएं तो एग्जाम में अलाउड। इक्वेशन पे जिनका वहां से नहीं आता यहाँ से निकालना, और अगर यहाँ से भी नहीं आता फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ। हाँ, यहाँ से इक्वेशन बन जाए, नहीं यहाँ ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ से सॉल्व हो गया, यहाँ से सॉल्व हो गया है, कोई ऐसा रह गया जिसका कहीं से भी सॉल्व ना हो? नहीं, यहाँ से तो मेरा ख्याल सिंपल हो जाएगा। नहीं, ये लास्ट स्टेप है, 1056250 लिखे नहीं मेरे साथ, इज इक्वल टू वही ढूंढना है, अल्फा इज इक्वल टू 233 अल्फा एक्स। अब एक्स स्क्वायर बनाना है इसको, एक्स स्क्वायर का बटन जी, हाँ जी, वो भी होने लगा सर, वो भी होने लगा, वो भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है, कोई एक तो करें। आ रहा आंसर? एक आखिरी तरीका जल्दी सुने, इक्वेशन बन गई है सबकी। इसका एक और तरीका ये होता है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ रहेगा कंडीशन, इसमें से फिर एक फाइनली ये भी वे है कि अब आपने फिर मेरे वर्ड सुनना है। ये इक्वेशन अब बन गई है, बल्कि इसको पहले 0 के बराबर करना है, ये लास्ट स्टेप इसका एक और करें। इस इक्वेशन को एक सॉल्व करें जरा, 233 x स्क्वायर प्लस 2210 x इज इक्वल, हाँ जी सॉरी, माइनस 10562 इज इक्वल टू 0। एक सब ये वाला करना जिनका अभी तक आंसर नहीं आया जी। हाँ जी, इक्वेशन तो ठीक है, बन गई जी। अब पहले इधर इसको सॉल्व कैसे करना, फिर इसके बाद फिर वो मेरे साथ साथ बटन कुछ प्रेस करने हैं आपने, मोड ढूंढने, मोड ढूंढने मिल गए, मोड के बाद 5 दबाना, फिर 3 दबाना है, तो दबा दिए। अब ये इक्वेशन एज इट इज पुट करनी है मेरे साथ, कैसे साथ साथ रहेगा, 233 लिखना, देन प्रेस इक्वल टू साइन, फिर प्लस का साइन ढूंढना है, 2210 कर रहे हैं साहब, 2210 देन फिर इज इक्वल टू का साइन ढूंढना है, फिर माइनस लिखना है 10562 और 000 एंड देन फिर 2 दफा इज इक्वल टू का साइन आप दबाना है, एक करके और दूसरा,
जी आगे। अब ये जो मैंने स्टेप्स बोले ये पेज नंबर 394 द्वारा ढूंढा, ये वहां लिखे भी हुए हैं, ये जो मैंने लास्ट 3 का आपको बताया, पेज नंबर 393। इसमें वर्किंग नंबर 7 ही कोई भी नहीं, मतलब वो मेरे ख्याल फिर हम हर तरीके से कोशिश कर लेते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो कोई एक तरीका फाइनल करना। तो ये आपके पास एक बड़ा वर्किंग हुई भी है, ये पेज नंबर कौन सा काम है 394 पे वर्किंग नंबर 7 में ये जब इक्वेशन बन गई ना, ये जो एक सेकंड बोर्ड पे देखें, आप भी इसे हाईलाइट करना, जिन लोगों का किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, फिर फाइनली ये लास्ट इसमें ये मोड जो जो भी मैंने बताया, मोड दबाएं, प्रेस 5 3, ठीक है। हमारा इस बहस को यही खत्म करें, जो मेन काम था वो करें। ये हुआ क्या है, ये करना क्या पड़ा, एक दफा जरा दोबारा जिन लोगों का किसी तरीके से आंसर नहीं आ रहा था, इसको सामने रख के ये काइंडली जरा वर्किंग करना। नहीं इंशाल्लाह मेरे ख्याल बच्चे दोबारा कर लेंगे, एंजॉय किया हमने। लेकिन ये काइंडली ये जिनसे आंसर नहीं आ रहा था, तो ये लास्ट स्टेप एक दफा दोबारा देख के जरा खुद से करना। इक्वेशन में इक्वेशन को कैलकुलेटर पे फाइनली प्लेस करके फाइनल आंसर निकालना। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब आप में से तो नहीं कोई रह गया? और मेरे ख्याल वो पुरानी फिगर्स बीच में क्यूमुलेट हुई नहीं, उसको फिर पहले मेरे ख्याल क्लियर करना पुराना सारी हिस्ट्री शायद, फिर उसके बाद दोबारा सॉल्व करना। नहीं ये है कहीं ये चीजें पढ़ी हुई आपने? वहां भी यही हालात थे। ये अब सब आगे इकट्ठे हो गए, ये मैं यूसुफ सब फाइनल हो गए। चलिए जरा मेन इशू भी रहता है यार, 3498 अब क्या आ गया? और सर जी क्या आ गया सर? हाँ ये वर्किंग हो रही थी, छोड़ दें बहस, मेन चीज पे है। कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, कर ये रहे थे कि कंपैरिजन हो रहा था बिटवीन एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज एंड रिवाइज सिचुएशन, उसमें ऑर्डर साइज मिसिंग था। अब एक्स बोर्ड पे देखिए जरा, ये जहां जहां एक्स था, ये फिगर लिख दो, ये अब कंप्लीट करिएगा आगे। 34 क्या आंसर है? 3493। ये एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइएगा। नहीं फाइनल ये नहीं वर्किंग करें, वाइंड अप करें, एग्जिस्टिंग लेवल पे जो वर्किंग हो रही थी कंप्लीट कर। 30 बताइएगा फिगर, 3023 905 एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। हाँ जी अभी नहीं, अभी पहले चाहिए 3493 डिवाइड बाय 2 तो हो गया हुआ है, लेकिन इसकी भी एक वर्किंग हो रही थी होल्डिंग कॉस्ट पर एनम, तो यहाँ एक्स फिर मिसिंग था। ये सही तरह कंप्लीट करें जी प्लीज फिगर, सही तरह सोच कर। 349893, तो वेयर हाउस कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1265 1731। अब आपके पास है 5-7 मिनट और है, लगाए खुद। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी आप ही फिनिशिंग टच दें जरा।
करने दे समी को, गलत करने दे समी को। मसला हल हो गया कल बीजिंग वाला। ये जिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बीजिंग का प्रॉब्लम था, बीजिंग और स्मार्ट, वो इशू रिजॉल्व हो गया। जी सर, ये होल्डिंग कॉस्ट क्या है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मनी 1731 230 23192। ये तो सेम ही नहीं आई, ये तो सेम नहीं आती है लेवल पे। दोबारा वर्किंग शुरू करें सर, गलत हो गया सवाल। नहीं 3493 सही नहीं आया, दोबारा सॉल्व करें। करें करें करें। नहीं सीरियस कह रहा हूँ, मेरे सामने यही सवाल आए हैं, डिफरेंस आ रहा है। गलत हो गया ना, वो हमने राउंड ऑफ किए हुए। 3493 आ ही नहीं रहा था, 3493 पॉइंट आ रहा था। तो सुपर कंप्यूटर चाहिए भाई। सम बनेगा इसका 84 मिलियन समथिंग। ये सबको पता है डिफरेंस क्यों आ रहा, राउंड ऑफ हुआ है। ये क्यों राउंड ऑफ आगे करना है, दूसरा स्टेप। जल्दी जल्दी जल्दी। जी करें। नहीं अब नहीं क्या होना, ऑर्डर साइज बस डबल होना, ऑर्डर साइज डबल होना है, डिस्काउंट मिल जानी है, बाकी उसने कॉस्ट में चेंज बता दिए, जहां नहीं बताया वो सेम। रिक्वायरमेंट चेंज हुई, लॉस की परसेंटेज बदल गई। ये बस ये चीज नहीं थी बीच में, ये मेरे ख्याल इसके बाद करना चाहिए आपको, रिवाइज सिचुएशन में करें जरूरत होने तो गलती कर होती है, पता तो क्या हो रही है।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए यहाँ तक 84.043 मिलियन 047 सॉरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन। ये लॉस कम हो रहा है सर, सॉरी बढ़ रहा है 96 into 100 into 52 into 0.5 0.25 ये ठीक है सर 65677 परचेज कॉस्ट 65677 multiplied by 1200 into 0.95 फिगर्स आप लिख लीजिएगा, वर्किंग कर लेते हैं। परचेजेस के बाद एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड 65677, ऑर्डर साइज क्या लेंगे जी, डबल हो जाएगा तो किसका डबल, हाँ तो 6986 बना कैसे 3493 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय नहीं एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में चेंज आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट रिवाइज सिचुएशन में क्या बनाएगी, ये होनी चाहिए सर वर्किंग ये वाली 183,750, इसमें एडमन कॉस्ट 120 है सेम, उसमें कुछ चेंज नहीं बताया, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी 1.5 हो रही है और इंस्पेक्शन कॉस्ट भी 1.5 है।
आप जरा साफ सुथरी वर्किंग लिखे, मैंने सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट किए थे, इनको दोबारा एक्सप्लेन करके लिखा हमने। एनुअल कैरिंग कॉस्ट, करेंट में ऑर्डर साइज 6986 डिवाइड बाय 2 इनटू 2540 समथिंग आएगा। वर्किंग लिखा इसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर यूनिट पर केजी। हाँ जी, ये रेफ्रिजरेशन कॉस्ट इनमें 1.75 शायद चेंज आना, 250 इंटू 1.75। ठीक है, करें आप पूरा करें, मैं वैसे जरा वर्किंग लिखूंगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट में क्यों चेंज आना? परचेज कॉस्ट बदल रही है, परचेज कॉस्ट 1200 इंटू 95% रह जाएगी इंटू 1.5 इंटू 12 एंड फाइनली वेयर हाउसिंग कॉस्ट। हाँ जी ठीक है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट 1265 इंटू 1.5, इनका सम बनेगा 2541 शायद पूरा, और 0.5 भी है शायद। फिगर्स में ऐसा मैच करें, बस टोटल बाकी कर लें, टोटल आप कर लें जिन्होंने कर लिया। अगर इनकी फिगर्स मैच है मेरे साथ, फाइनल कंक्लूजन लिखें। ये कंक्लूजन लिखना जरूरी है बाद में। हाँ जी, फाइनल इंग्लिश में सेंटेंस। Any confusion in any working? 438. Financing cost 205. Warehousing cost 1897. Individually अगर लिखें 2540। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आप भी जरा इकट्ठे हो। टोटल लिखवाइए 854 लिखवाइए 854 लिखवा दो यार। चलिए टोटल कर लीजिएगा। बाकी फिगर्स का इश्यू तो नहीं थी। चले आए बाकी जरा टाइम जरा जेडी किससे शुरू करें? उसका क्या बना जो एक क्वेश्चन कल का था, कैपेचिनो शुरू किए? चलो इस पे 1 मिनट आते हैं, पहले जरा ये जेडी वगैरह खत्म करें। पेज नंबर 379। तो फिगर अगर लिख रहा है कैंडी तो बता दो, बाकी टोटल्स वगैरह फिर कंप्लीट कर लीजिएगा।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं प्लीज। T79 पे जेडिक में पॉइंट नंबर डी के अलावा इस मासूमियत को जल्दी खत्म होना होगा सर। कैलकुलेटर उठाए, कम से कम 1.5 लाख देना है। पहले 7 महीनों में, पहले 5 और 7 है, 5, पहले 5 महीनों में यूनिट्स बनने हैं 87,500 फाइनली। 87,500 मल्टीप्लाइड बाय 8 करें, ये 7 लाख बनता है। कम से कम हर महीने 1.5 लाख देना है, तो 1.5 लाख को 5 से ज़रब दे 7.5 लाख, तो कम से कम 7.5 लाख तो देना है। अगले 6 महीने, अगले 7 महीनों में यूनिट्स बनने 161,000 इंटू 8 करें, ठीक है। पता चल गया क्या हुआ जी। डी के अलावा पॉइंट डी में नहीं, मैं थोड़ा सा उसमें सेंटेंस एक इंग्लिश में जरा अजीब सा लिखा हुआ नहीं, इसके अलावा तो नहीं है, तो पढ़ेगा जरा डी में सर। सेमी वेरिएबल ऑपरेटर 4,50,000 अप टू 55% कैपेसिटी एंड एडिशनल अमाउंट इंकर होगी 1,80,000 पर एनम इज एस्टिमेटेड फॉर एवरी, यहाँ से अंडरलाइन करें 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और अ पार्ट देयर ऑफ, ये वर्ड जरा थोड़ा सा तंग किए आपको। मसला अगर मेरे इधर एक दो डिफरेंट परसेंटेजेस सुनेगा, बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। अगर 56% हो तो कैलकुलेटर पकड़ने बताएं फिर फिगर कितनी होगी। अगर 1% कैपेसिटी बढ़ के हो जाए 56% सपोज, तो 4,50,000 जमा 180 पूरा ही होगा, इंटू 1% भी तो होगा, और पार्ट दे रहा हूं 20% बढ़ जाए या उसका कुछ हिस्सा बढ़ जाए। हाँ उसके बाद डेफिनेटली, लेकिन ये पर एनम है, तो 4,50,000 प्लस 180,000 और मल्टीप्लाइड बाय 5/12 इसलिए है क्योंकि शायद वो दोनों महीनों दोनों पीरियड्स में कोई कैपेसिटी डिफरेंट यूज हो रही थी। लेकिन अब आपने जरा क्वेश्चन में आ जाए, फर्स्ट 5 मंथ्स में 70% कैपेसिटी थी, तो 70% का मतलब ये हुआ कि बड़ी तो 15% ही है, 55 से 15 ही आगे गई है, लेकिन स्टिल पार्ट देर ऑफ हो गया, तो 450,000 लेंगे प्लस 180,000 करेंगे और मल्टीप्लाई 5/12 करेंगे, सही। नेक्स्ट 7 मंथ्स में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चलेगी 92% पे, तो अब ये एक दफा 20% पूरा हो गया 75 तक, और फिर ये 2 दफा हो गए, एक दफा तो पूरा 20% हो गया और दूसरी दफा पार्ट देर ऑफ हो गया। अब क्या करें, 450,000 प्लस 180 और फिर 180 एक दफा और प्लस हो रहा, फिर मल्टीप्लाइड बाय फाइनली 7/12। तो ये जो पार्ट देर ऑफ है ये थोड़ा सा जरा शायद क्लियर है प्लीज। लेबर समझ आ गए। तो अगर 20% बढ़े या उसका कुछ हिस्सा बढ़े, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर, 20% या उसका कुछ हिस्सा और पार्ट देर ऑफ। जी अब आ जाए वापस रिवर्स ऑर्डर में आ जाए, डिजाइन डिजाइन लिमिटेड में इधर ऑप्शन 2 में तो नहीं मसला, ऑप्शन 1 जरा करवा दें, उसमें थोड़ा सा मेरा जरा, इसमें भी जरा सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखे हुए कि एक मिनट वैसे सुन लीजिएगा। ऑप्शन 1 में अब एक नजर पड़े ऑप्शन में, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गए नहीं, डिजाइन पेज नंबर 378।
असल में पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेल हो रही थी और अब प्लान ये हो रहा है कि कुछ रिमेनिंग कैपेसिटी का ये भी ध्यान में रखिए कि कुछ रिमेनिंग कैपेसिटी का डिसीजन हो रहा है 25% को रिमेनिंग कैपेसिटी, लेकिन उसको कवर करने के लिए प्लान ऑप्शन 1 में ये था कि हम नहीं मतलब हम पैक बनाएं जिसमें दोनों अल्फा और मिंट हो, सॉरी ऑलिव एंड मिंट हो, सॉरी उसका एक सिंगल पैक इंट्रोड्यूस करें जिनमें दोनों हो। लेकिन उससे होना ये है कि लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस ऑप्शन 1, एग्जिस्टिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी 18% कम हो जानी है। लेकिन इससे पिछली लाइन ये कहती है, इससे पिछली हाईवर से पिछली, अगर ये करेंगे तो कैपेसिटी पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। मतलब इसका ये होगा कि लास्ट लाइन का मतलब ये है कि 18% जो रिडक्शन आएगी उससे डेफिनेटली फिर और पीछे चले जाएंगे, लेकिन फुल कैपेसिटी अचीव हो जानी है। तो ये जरा वर्ड थोड़े से शायद सही तरह से क्लियर नहीं हुए होंगे, तो ये जरा वर्किंग करवा देंगे दो, जस्ट एक मिनट जरा सर, फिर हमने पेज खोल दिया। जी सर, जरा कैलकुलेट करते हैं पहले, मुझे जरा एग्जिस्टिंग डिमांड्स हैं कितनी, यूनिट्स प्रोड्यूस का ढूंढ दें जरा मुझे। 120 है, 150 है, टोटल हो जाएगा 270 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर लेंगे, 360 टोटल डिमांड। तो 360 में से 90,000 तो वैसे ही पैक्स बनने हैं, लेकिन 90,000 पैक्स का 90,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है ऑलिव मिंट की, और पैक में ऑलिव मिंट दोनों ने होना है, तो ये 45,000 पैक्स तो ये वाले होंगे। लेकिन दूसरा फिर ये जो 18% डिमांड कम होगी, ये भी कैलकुलेट करें, एक मिनट वर्किंग करें सर सही तरह। ये वाली चीज असल में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है कि ये क्या हो रहा है, तो ये वाली बात जरा ध्यान से सुनिएगा। 150,000 लिखें, बल्कि पहले ऑलिव है शायद 120,000 लिखें इंटू 18%, ये 2160 यूनिट से भी नहीं बनेंगे, ये भी रिडक्शन हो जाएगी अगर हम पैक्स की तरफ जाएंगे। और प्लस कर लें चलो 150,000 इंटू 18%, 27,000 ये भी हो जाएंगे। तो इन सबको अगर मिलाया जाए तो 90,000 तो अदरवाइज ही यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी थी हमारे पास, और 27,000 और 21,600 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी भी क्यों निकल आएगी, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और असल में जो उससे पीछे सेंटेंस है ना, वो उसमें ये कहता है कि कैपेसिटी फुल अचीव हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम इसे इग्नोर रखेंगे, ये 21,000 और 27,000 जो आपने निकाला, तो इस इग्नोर करने का मतलब ये होगा कि फिर कैपेसिटी फुल यूटिलाइज नहीं हो रही। तो कैपेसिटी फुल यूटिलाइज का मतलब फिर ये है कि जो उधर से बचेगी वो भी फिर पैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये टोटल बनेगा 90 प्लस 21,600 और प्लस 21,000 सॉरी प्लस 27,000, तो 138,000 यूनिट्स है। और फिर एक पैक में ऑलिव और मिंट दोनों है, तो 69,300 पैक्स की कोई गेम है। दो हो जाएंगे डब्बे, इतने हो जाएंगे, आधे डब्बे जितने यूनिट्स आधे डब्बों में आएंगे। बाकी अब आप बता देंगे आपके जहन में कुछ और चीज आती है। हाँ नहीं, एक मिनट ऑप्शन 2 में करता हूँ। स्टूडेंट्स जी, कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज मेरी बात में। ऑप्शन 2 कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 पढ़े जरा एक मिनट। सालसा के कोई डिसीजन नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है, सेल हैज बीन डिमांड 80,000 यूनिट्स, लेकिन उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द ऑलिव। अब ऑलिव की वेरिएबल कॉस्ट है कितनी,
520 तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है ना पर यूनिट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी पर यूनिट है, तो टोटल 560 है। ये वेरिएबल कॉस्ट है, कल में से क्वेश्चन पूछा जाता था, वेरिएबल कॉस्ट सारी रिलेवेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट सारी ही वेरिएबल होती ही क्या है जो आपके डिसीजन से चेंज होनी है। तो ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दोनों रेलिवेंट होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट है। ये तो वर्किंग वन में भी ऐसे ही हुआ, वर्किंग वन में भी जो वेरिएबल कॉस्ट ली गई है वो 560 और 450 ली गई है। ये कैसे बनी? 520 और प्लस 40 और उधर 430 प्लस 20, और फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग नहीं ली गई कहीं भी, लेकिन सालसा में आके एक हमें इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का बताया है, तो सालसा में इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी रेलेवेंट हुई है, तो 560 बना हुआ, ये 560 ऊपर 520 प्लस 40 एंड 430 प्लस 20, तो वो कहता है 40% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द ऑलिव, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑलिव मेरा ख्याल है 560 है, 560 का 40% फिर ये लेस होना, सही? जी सर, उसके बाद चलो आगे, आगे का मतलब फिर पीछे आ रहे हैं। एक कैपेचिनो था सर, ये कहां तक समझ आया? नहीं मतलब इसमें पॉइंट्स रह गए डिस्कस करने वाले, ये पूरा ही सॉल्व करने वाला रह गया, कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है। S2 में चले एक चीज मुझे पता है वो आपको तंग की होगी, S1 में फिगर्स देखो तो समझ आ गई होनी, लेकिन इसमें दो चीजें अलग-अलग डिस्टिंग्विश होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में ना करें सर, डिसीजन मेकिंग में यकीनन एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, तो कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और लेस एनआरवी। तो आपने देखा होगा कि जब ऑप्शन 2 में सेकंड जब वो कह रहा है स्टॉक की वैल्यूएशन के बारे में, उसमें फिर कॉस्ट एंड एनआरवी ने कंपेयर होना, तो कॉस्ट डेफिनेटली मींस वेरिएबल एज वेल एज फिक्स, तो डिसीजन मेकिंग में तो फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं है, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट वगैरह, लेकिन अगर आपने स्टॉक वैल्यू करना है तो उसमें कॉस्ट का कंपैरिजन एनआरवी से होना है, और कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट जो हम ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यहाँ, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कौन सा स्टैंडर्ड है? IS2। तो उसके मुताबिक जो कॉस्ट है उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, उसमें फिक्स भी है, अनलेस डेफिनेटली ऑफ कोर्स अगर वो कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? तो इसमें फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो पीरियड कॉस्ट होगी, मतलब एक्सपेंस आएगा वो, लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर फिर नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले तो ये चीज जरा एक हाईलाइट इसमें जरूरी है, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट फिर ली होगी, आपने देखा होगा। एक इसमें वर्किंग हुई है S2 की वेरिएबल कॉस्ट की, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन ये प्रोसेस कॉस्टिंग है बीच में, और प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी आप करते रहते हैं, और मैं एक जगह याद भी कराता हूँ, ये काम आपने किया भी हुआ है। असल में कैलकुलेटर उठाएं जरा, ये S2 पे एक मिनट है, S2 की टोटल कॉस्ट पता है 349,370, इसमें से फिक्स कॉस्ट की वर्किंग तो मेरे ख्याल इतनी मुश्किल नहीं थी, वो तो यूनिट्स की बेस पे शायद बताया हुआ था, इनकट थ्रू आउट द पीरियड, बिगिनिंग में भी है। तो असल में S2 का प्रॉब्लम क्या है, S2 का मसला ढूंढना जरा। S2 जो है वो 60% पे जाके आइडेंटिफाई हो रही है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2? हाँ जी वो है 100% खर्चा होने के बाद, इट मींस गुड्स पूरी होने के बाद बनती है, गुड्स पूरी होने के बाद लॉस होता है, और ये 60% पे सेल हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 और 3 नीचे रिक्वायरमेंट्स ऊपर, या थर्ड लास्ट कह लें और सेकंड लास्ट कह लें। फिक्स कॉस्ट उसमें इनकर्ड इवनली है, सॉरी बिगिनिंग में, और वेरिएबल कॉस्ट इवनली है, इवनली है थ्रू आउट द ईयर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिक्स कॉस्ट शामिल है जिसमें विच इज एलोकेटेड ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो मेरे ख्याल है ये वाली मैं बात करने लगा था कि ये वाली वर्किंग में तो इतना इशू नहीं बना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस वाली।
लेकिन उस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस में एक मसला पेज वर्किंग नंबर 5 में है। वर्किंग नंबर 5 ये एक दो वर्किंग्स दोबारा देख लें, इसको फिर एक दफा दोबारा फाइनल कीजिएगा ताकि अगर इसको टाइम ज्यादा ना ही देना पड़े, अगर खुद से फाइंड अप हो जाए। वर्किंग नंबर 5 में भी अगर आप देखेंगे ना तो इसमें S2 के यूनिट्स बनाने की कोशिश हुई है। टोटल मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स कितने हैं? 252,000। ये समझ आ गया? तो ये कैसे है? स्टॉक बीच में है, सोल्ड यूनिट स्टॉक प्लस हुआ। लेकिन सर ये जो 252,000 यूनिट्स है ना, इसमें जो डैमी यूनिट्स हैं, इसमें डैमी यूनिट्स हैं वैसे वो 60% कंप्लीट है। तो 60% कंप्लीट का मतलब फिर ये है कि आप कॉस्ट को डिवाइड बाय 252,000 नहीं कर सकते। उन 253,000 यूनिट्स में से जो 100% कंप्लीटेड यूनिट्स हैं वो एज इट इज पूरे बेस में आएंगे, और जो उनमें से 60% कंप्लीट है तो अकॉर्डिंगली 60% उसका वेट होगा कॉस्ट में। जिस तरह प्रोसेस कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं, कल परसों कल ही कर रहे थे, एक मिनट जरा कोई वर्किंग सामने रखो, ये रजिस्टर में जो कल परसों आपने क्वेश्चन किया सर, मसला ये मटेरियल जब लिया आपने तो मटेरियल की बेस में आपने क्या लिखा है, तो यूनिट्स बताएं 1 to समथिंग, तो ये इसका टेबल जरा ढूंढे, ये 1 to 1 क्या है? नहीं ये क्या है, ये क्या है? ये ये वो यूनिट्स नहीं है आपने जो मटेरियल के एंगल से 100% है, तो इसके अंदर फिर आपने कोई परसेंटेजेस लिखी नहीं है। तो ये पर इक्विवेलेंट यूनिट अगर एक पूरा यूनिट बने तो मटेरियल का रेट ये निकाला आपने, जो इसके आगे लिखा हुआ। जब ये रेट आ जाता फिर इसका क्या करते हैं आप? देखिए देखिए ना ना, ना सही तरह देखें, सही तरह। एक है नहीं 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 वो भी है नहीं, देखते जाए इसका रेट का क्या किया आपने। एक सेकंड के लिए ब्रॉड डाउन इसलिए छोड़ देंगे, वो इस वक्त बहस में नहीं है, वरना आपने क्या किया इस रेट का, आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर आके मल्टीप्लाई किया। अंदर आके मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि जितने जितने कंप्लीट थे, जितने जितने परसेंट कंप्लीट थे उतने से फिर आपने मल्टीप्लाई किया। असल में ये चीज देखने वाली है। इससे इसका ज्यादा बेहतर ये कि जरा ये खैर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इसमें। एक क्वेश्चन किसी जमाने में आपने किया होगा, एक सिंपल सा, पेज नंबर 151 जरा एक मिनट निकालो। पेज नंबर 151, ये एंट्रीज वाला एक सवाल था, इसमें सवाल नंबर 2 जरा ढूंढना, मॉडर्न इंजीनियरिंग। ये क्या पेज है इसका फाइनली? इस मॉडर्न इंजीनियरिंग में अब इस वक्त शायद आपके ज़हन में नहीं होगा, इस मॉडर्न इंजीनियरिंग का आंसर जरा अपने घर जाके जरा देखना है। यहाँ लास्ट लाइन बस मेरे सामने पड़े जरा इस मॉडर्न इंजीनियरिंग। यहाँ जब आपने कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाली हुई तो ये वर्किंग जरा रिवाइज करनी, क्योंकि शायद यही काम यहाँ हुआ है। हाँ जी, लेकिन मतलब वहां देख के जरा वो मासूम सी फिगर्स है, तो जरा यहाँ अगर देखा जाए दो काम हुए हैं, बल्कि यहाँ तो एक ही काम है। ये वापस पेज नंबर 377 पे जो वेरिएबल कॉस्ट आई उसे डिवाइड फिर जब किया गया है तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आया, पेज नंबर 377। इसके साथ रख लिखना है जो पेज नंबर 152 में कह रहा था, पेज नंबर 152 मॉडर्न का लास्ट पॉइंट 152 है, 153 152 का लास्ट पॉइंट में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आखिरी पॉइंट। तो लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ कहीं है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को जब आप प्लस करेंगे तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में ये शामिल है। लेकिन 15,000, अच्छा 15,000 और 22,500 का फाइनल मसला फिर ये है कि 15,000 तो कंप्लीटेड है, लेकिन 22,500 जो है ये 60% कंप्लीटेड है। तो इनका जो वेट है फिर वो नहीं है जो इन 100% कंप्लीटेड यूनिट्स का। तो जब आप बेस बना रहे होते हैं तो फिर आप अकॉर्डिंगली जितने जितने परसेंट काम हो उसकी बेस पे पहले पर यूनिट निकाल लेंगे, ठीक है। पर यूनिट जब कॉस्ट आ जाएगी तो उसकी बेस पे फिर आगे वर्किंग कर लेंगे। तो पहले जरा मेरे ख्याल एक दफा दोबारा आप अगर इसको यहाँ रुक के जरा एक दफा फाइनल दोबारा कर लें। नहीं, फिक्स कॉस्ट का इशू इसलिए नहीं है क्योंकि वो शुरू में लग रही है, और अगर 60% पे काम हुआ भी है, जिस तरह मटेरियल है, जिस तरह मटेरियल जब बिगनिंग में लग रहा होता है तो हम मटेरियल के एंगल से तो 100% यूनिट्स को लेते हैं, सिर्फ उसके एंगल से जिसके एंगल से हमें
स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई, उसी की वर्किंग है। अभी मैं ये कंप्लीट नहीं कह रहा, ये फिर आप जरा आज दोबारा जरा कोशिश करें उसके साथ रखते जरा, किसके साथ, पेज नंबर 152 के साथ। लेकिन मैंने यहाँ एक बात और हाईलाइट की हुई है कि अगर लॉर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे मेजरमेंट हो रही है तो कॉस्ट मींस टोटल कॉस्ट, बाकी डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली करते हुए अगर कोई एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है तो वो फिर रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, देन सर ये आज का जरा कुछ चीजें लिखें। सबसे पहले तो मैं जरा इंटरेस्टेड हूँ कि जो वो छोटा सा वो काम रहता है वो लेबर वाला, लेबर के वो जो खासतौर पे वो इंसेंटिव प्लान्स है, लेबर के इंसेंटिव प्लान्स का जरा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हो पाया आप लोगों से। पेज नंबर मेरा ख्याल 353 है, जरा अपना वो जरा जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस लिखे थे उनमें अब इसके अलावा फिर क्या रह जाएगा। नहीं 330 से 338 तो मेरा ख्याल ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स में मेरा ख्याल उतना इशू नहीं होना। पहली प्रायोरिटी पे ये रखना, फिर वो कल रख लेते हैं। उसके अलावा अब क्या रहेगा, इसके अलावा चलो रियो कोई इतना मसला है, पेज नंबर रियो तो इंशाल्लाह किसी दिन बिस्किट खा लेंगे। पेज नंबर 353 और 354 पे इंसेंटिव प्लान्स वाले कुछ क्वेश्चन है लेबर के, तो इनको जरा एक दफा दोबारा रिवाइज करें। और रिवाइज इन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवाइज करने से पहले वो पहले 3 क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के अंदर हुए थे उनके साथ जरा इसको पहले टाइम दे आज। तो आज के क्वेश्चंस होमवर्क में क्या क्या हो गए, नहीं एक तो कैपुचिनो पे एक थोड़ी सी कोशिश और करें, कैपुचिनो 370 नहीं वो तो ठीक है, 374 को 353 एंड 354 जी। हाँ जी, इससे पहले इन क्वेश्चंस को एज करने से पहले जरा पिछले कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर के अंदर थे जहां से मुझे समी का नाम पता चला, जिस सवाल में समी आया था और उसके बाद फिर समी बेचारा इस नाम के एंगल से आइडेंटिफाई हो गया। देन सर ये असल में ये सारे जो इस वक्त क्वेश्चंस हो रहे हैं इनमें से मेरे जहन में कुछ 10-12 ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपने शायद याद करके जाने हैं, तो मेरा ख्याल अगर आज ही लिख लें। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कल मुझे कुछ साहब कह रहे थे कि हम ये सारे सवाल सॉल्व कर रहे हैं जो मैंने रिवीजन प्लान में दिए। डेफिनेटली दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा ना इतना टाइम और ना ही शायद जरूरत है, लेकिन इनको इस एंगल से आप दोबारा देखना कि कहाँ कहाँ नया कोई ऐसा पॉइंट है जिसे एक दफा दोबारा भी देखना है। पहले तो डेफिनेटली आपको दोबारा सारा देखना पड़ेगा, लेकिन वो सारा क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडेंटिफाई कर लेना कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसपे मैं ज्यादा फंसा हूँ, नहीं जिसमें मैं अभी भी फंस गया। ये नहीं होगा कि अगर आपने क्वेश्चन पहले किया हुआ तो 0 से लेकर एंड तक नहीं हुआ, तो जो चीज अभी भी तंग कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, उसको बस आपने हाईलाइट कर लेना और इन क्वेश्चंस को फिर बार बार देखना है। सॉल्व करने अगर आपने हैं तो वो मैंने कुछ लिखे हैं, लेकिन मैंने डेफिनेटली थोड़े से लिखे हैं क्योंकि मेरे नजदीक सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी मर्जी से रैंडमली कोई हर चैप्टर के 1-2 सवाल वो जरूर सॉल्व करना, लेकिन सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है और ये शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है। रिक्वायर्ड ये होगा कि हर क्वेश्चन में जो आपको डिफिकल्ट पॉइंट महसूस हुआ है 1 या 2 उनको तो हाईलाइट करना है और बाद में फिर फाइनली उन्हीं को एक दफा दोबारा देखना है। ये क्वेश्चन जो कॉस्ट के हैं यकीनन नए क्वेश्चन आने, लेकिन ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो याद हो जाने चाहिए, बार बार देख के याद, और अगर मिलता जुलता पॉइंट आ जाए तो वो गलत ना हो। बाकी जो नहीं मिलेगा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मसलन जो अभी ये पिज्जा वाला सवाल आपने किया, इसमें होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, इस तरह की मिस्टेक ना हो। ये लॉस वाली वर्किंग, ये जब दोबारा परचेज प्राइस चेंज हुई है तो ये जहन में आना चाहिए कि फाइनेंसिंग कॉस्ट बदलनी है, यानी कि ये गलतियां ना हो। बाकी डेफिनेटली कोई नई चीज अगर आएगी तो उस पर देखकर जो आपको समझ आए वो करें, लेकिन जो रिपीटेड चीजें हैं वो गलत ना हो और नई पे एक अच्छा एफर्ट हो जाए, ये आपका फाइनली काम है। और एक कुछ पिछली 2 टर्म से ये मुसलसल अब मुझे नजर आ रहा है कि शायद एग्जामिनर कुछ सवालों को एज इट इज यूज करके भी चेंज करके सवाल बनाता है। आपने भी नोट किया होगा कुछ क्वेश्चन जिस तरह मेरे ख्याल में ये बीडिंग है, अगर ये किया हो स्मार्ट वाला तो उस तरह का था, तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ और भी आ रहे हैं, लेकिन अब वो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप यहीं छोड़ ही ना दें। तो लेकिन जो अब इस वक्त मुझे लग रहा है कि फाइनली जो सॉर्ट ऑफ याद कर लेने चाहिए सॉर्ट ऑफ, वो कुछ क्वेश्चन तो ये इन दिनों में भी हो रहे हैं और कुछ पुराने क्वेश्चन है वो जरा मैं बता दूं, जरा लिख लें। वॉल्यूम 1 में तो ये मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन नंबर 10 कल की है
इसके अलावा आपको याद करने वाली चीज नहीं है। देखिए, एक है कॉन्सेप्ट बन गया और सवाल अटेम्प्ट हो जाता है, एक है कि उसमें नई सी चीज नई सी आ गई, तो वो नई वाली चीजों को आप इतना को याद कर लें, इतना देख लें कि अगर उससे मिलता जुलता कोई चीज आ जाए तो कम से कम वो गलत ना हो। तो आप है वॉल्यूम 1 इसके सामने, एक मिनट रखें जरा, आपके आप जरा पढ़ के जरा मुझे बताएं, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कल की है, हाँ जी, तो वो तो देख लो, उससे पीछे जरा जाए। ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट में पेज पलटते जाए, पेज पढ़ते पढ़ते देखते जाए, मैं भी सोच रहा हूँ। नहीं, और शैनिंग तो मेरे ख्याल वैसे रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है नहीं, रट्टा मींस मैं कुछ और कहना चाहता हूँ शायद, इस वक्त मैं कुछ और कह रहा हूँ। रिवाइज करने वाले क्वेश्चन एक और बहस है, मैं इस वक्त अनयूजुअल सवाल ढूंढ रहा हूँ। क्या वतूल को अनयूजुअल में कंसिडर किया जाए? जो क्वेश्चन नंबर 10 वतूल है, कर लें। कई नंबर भी ढूंढता था, 118 था शायद, 118 था। और किसको अनयूजुअल कंसिडर किया जाए? अच्छा, ब्रेक इवन को सारा को अनयूजुअल कंसिडर किया जाए, वो आप कर भी रहे होंगे। उसके भी तकरीबन सारे सवाल जो है ना, जहां जहां भी मिले, वो जहां जहां भी मिले वो रिवाइज कर करके याद करके जाना है। तो ब्रेक बहस से अलग है कि ब्रेक इवन को कैपिटल लेटर्स में लिखें। नहीं, वो पहले वॉल्यूम 1 जरा देख लें, और आपके जहन में आता। बाकी उसमें मेरा ख्याल है ये सीमा एंटरप्राइज ये वाली चीजें तो आपको वैसे ही रटेंगी, वेरिएंस के सवाल तो वैसे ही रटे गए होंगे, स्टॉक वैल्यूएशंस और इस तरह की चीजें, तो जो चीजें ऑलरेडी रटी हुई हैं मेरे ख्याल है उन पे रहने देते हैं। फ्रेपी देख लें, फ्रेपी मेरे ख्याल है रिवाइज तो करनी है आपने। हाँ, फ्रेपी रिवाइज तो करें, उसमें वो जो बीच में आ गया वो जो प्रोसेस कॉस्टिंग सब मिक्स हो गया, ठीक है, वो लिखो लिखो। वॉल्यूम 1 में फ्रेपी पेज नंबर एंड में होगा, एंड में। बाकी बीच में एक मिर्जा टाइप सवाल आए थे इन्वेंट्री में, मिर्जा मिर्जा से पीछे क्या है? नहीं नहीं, रट्टा रट्टा जो बिल्कुल ही, अब मिर्जा मेरा बिल्कुल एक नई बहस थी एम ही बीच में। मिर्जा से पीछे कौन सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है? मिर्जा से पहले कार्ट है वॉल्यूम 2, वो जिसमें वो रिकंसिलिएशन बना दी उसने प्रॉफिट से, वो कार्ड उससे पीछे। बाकी ये मतलब मैं उसको अनयूजुअल कंसिडर नहीं कर रहा, वो जो मतलब एंट्रीज की हैं, जो सवाल एक करने के बाद दूसरे भी होना शुरू हो जाए, वो अनयूजुअल मैं कंसिडर नहीं कर रहा। एक बिल्कुल ही नई बहस है, तो उसमें मिर्जा साहब एक है, KAAT था एक, ये पेज नंबर बताएंगे मिर्जा साहब। पेज नंबर 202 था, पेज नंबर 200 पे है एक कार्ड। स्टॉक वैल्यूएशन में जो आया था ये मेहनती मेहनती लिमिटेड, पेज नंबर 257। जी बड़ा बार आप कह रहे हैं वो पिछली दफा वैसे उस तरह का क्वेश्चन आ गया हुआ है, अब एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह शायद कल वही करेंगे। पिछली दफा उस तरह का क्वेश्चन आ गया हुआ है, अब एक्सपेक्टेड नहीं है ये प्रोसेस कॉस्टिंग और ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट, लेकिन कल वही कर लेंगे, एक जरा हौसला हो जाए, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। देन उसके बाद अनयूजुअल पिज्जा के बारे में क्या ख्याल है जो भी है इसमें भी, लेकिन व्हाट इज अनयूजुअल थिंग? इक्वेशन इज अनयूजुअल थिंग, पूरा सवाल
ठीक है, सरसरी से नजर पड़ जाए सारे सवाल पे, लेकिन कहाँ रुकना चाहिए जहाँ एक वर्किंग नहीं है। तो इसका पेज नंबर है अबाबील, पेज नंबर 303। जी हाँ, एक मिनट, मैं तरतीब से मेरे मिल गई, मैं चीजें मतलब अबाबील का पेज नंबर 303। देन उसके बाद जी केमिकल्स एक जमाने में ही हुआ था ये, जिसमें 323 पेज पे, जिसमें वो जॉइंट बाय प्रोडक्ट और साथ वो डेप्रिसिएशन, फर्दर प्रोसेसिंग द सेम, पेज नंबर 323। मज़ाहिर पेज नंबर 326। कितने का हो गया? बाकी इसहाक और ये कल डिस्कस कर लेंगे, ये भी जरा थोड़े से, ये जो अगला वाला है ना इसहाक से आगे, ये जरा अनयूजुअल सही है, इन्हें भी रट्टा ही लगाना पड़ना बाद में। इसहाक साहब, और इसहाक वैसे इतना मुश्किल नहीं, इससे अगला जो है तो 353 और 3 बहरहाल इसको खुद कीजिएगा ना पहले भी, इसहाक और ये जो भी है ये लेबर वाले हैं। हाँ इसका ज्यादा मेरे ख्याल है ये चांस है, ये जो ये इंसेंटिव प्लान है, तो ये वाले कुछ रखो। बाकी ये जो आए हैं अभी कैपिचिनो, इसको कर लेंगे फाइनल इंशाल्लाह कल। डिजाइन ज़ायडिक, इनके पेज नंबर से ढूंढ लीजिएगा। डिजाइन ज़ायडिक कितने को हो गए? व्हाट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज क्वेश्चंस, जो मैंने अभी लिखवाए इनमें से आने। आसिफ बहुत खुश हुआ, ज्यादा मैंने क्यों बताई, पेपर में तो 8-9 होंगे। देयर इज अ कंपैरेटिव, ये मतलब ये वो क्वेश्चन है जिसमें शायद अनयूजुअली हट के चीजें आएंगी, तो ये इनका मकसद शायद ये है। जी सर, ये अब कल हमारा जो एजेंडा है वो कल इंशाल्लाह, बस ठीक है फिलहाल ये, बाकी अगर आपके कुछ जहन में आएगा कल आप भी शेयर कर लीजिएगा, उसको भी मैं सोचूंगा। अनयूजुअल क्वेश्चन कल क्या बात हो रही थी, एक तो हमारे पेज नंबर 373 और 74 ये, और कल का एजेंडा कैपिचिनो, एक जरा थोड़ी सी अगर हिम्मत और कर सकें विद रिस्पेक्ट टू जरा ब्रेक इवन, उसका क्वेश्चन करवाना है, देखते हैं अगर आप खुद ही कर लेंगे तो, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे। पेज नंबर 112 है, पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इस तरह करें, एक जॉइंट बाय ये सॉरी डिसीजन मेकिंग का फिर एक रिवाइज करना है इससे पहले, जिसमें इस तरह की कुछ चीजें शायद आगे निकल। सेफ्रॉन एक है, मिल गया। पेज नंबर कौन सा करा? पेज नंबर 112 पे एक सेफ्रॉन साहब है। इसको लेकिन एज इट इज अटेम्प्ट करने से पहले इससे ज्यादा खतरनाक एक सवाल हो गया था 117 डिजिटल, तो उसको जरा अगर पहले रिवाइज करके इसकी तरफ कोशिश करें, तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन, और सेफ्रॉन और कैपिचिनो कोशिश करेंगे कि अगर फाइनल हो जाए। कैपिचिनो में अब वैसे क्या मसला रहेगा, आप कर लीजिएगा लेकिन फाइनल कैपिचिनो, सेफ्रॉन और ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट एक मिक्स क्वेश्चन कल कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो सके। अल्लाह हाफिज़। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स।